लोग ना अवेयर होते भी हैं और होके भी ना अनजान हो जाते हैं। कहते हैं कि ब्रश करने से तो खून आता है। बच्चों में फ्लोरोसिस की बीमारी हो सकती है क्योंकि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, टूथपेस्ट को इनगल्फ करना शुरू कर लेते हैं, निकल जाते हैं निकल उससे। जाते हैं। हर्पीस वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये भी आपका स्प्रेड हो सकता है थ्रू द सलाइवा सेक्रेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर यशपाल शर्मा है। मैं अभी डेंटल प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंद्री के अंदर पास्ट 10 ईयर्स से। मैंने अपना बीडीएस ग्रेजुएशन बीआरएस डेंटल कॉलेज पंचकुला से किया है। मास्टर्स मैंने दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी मूर्थल सोनीपत से की है। सो ये मेरा बैकग्राउंड है। रिगार्डिंग डेंटल मिथ्स, आपने जो पूछा है कि दांतों के बारे में लोगों में क्या गलतफहमियां हैं और उनको कैसे दूर किया जाए। बेसिकली गलतफहमियां बहुत सारी हैं डेंटल ट्रीटमेंट को लेके। जैसे हम बात करें कि लोगों को लगता है कि डेंटल डॉक्टर के पास तभी जाया जाए जब कोई प्रॉब्लम हो। मोस्टली लोग उस ये अवेयरनेस है ही नहीं कि हम प्रॉब्लम होने से पहले डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। ओके। सबसे बड़ा लोगों में यही एक जो है अवधारणा गलत है। अच्छा। तो अगर आप प्रॉब्लम होने से पहले अपने डेंटल डॉक्टर को रेगुलर बेसिस पे दिखाएं, हर 6 महीने में या साल में एक बार डेंटिस्ट का चेकअप कराएं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने से पहले ही वो ठीक हो जाएंगी या उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा। सपोज करो आपकी कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको दिखाते हो, तो आपका डेंटिस्ट या डॉक्टर जो आपको डेंटल ट्रीटमेंट देने वाला है या जिससे आप चेक कर, वो उस प्रॉब्लम को होने से पहले कोई मामूली सी कैविटी है उसको पहले ही साफ करके फिलिंग कर देगा। अदरवाइज वही कैविटी लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके आपको रूट कैनाल तक लेके जाएगी। हो सकता है इतना ज्यादा सीवियर हो जाए कि आपको एट द एंड दांत ही निकलवाना पड़ जाए। ओके। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें जब प्रॉब्लम होगी तभी जाना है। नहीं, ये एक आपका रेगुलर चेकअप वाला जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आपको रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने या साल में एक बार डेंटल डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लोगों में आमतौर पे फोबिया है डेंटल ट्रीटमेंट को लेके काफी ज्यादा, करेक्ट। कि वो डरते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो बड़ा खर्चा, लंबा चौड़ा खर्चा बना देगा या ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है, अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे कराओगे तो आप उस मोटे खर्चे से बच जाओगे, ऑलरेडी बच जाओगे। ओके। तो सेकंड मिथ जो लोगों में सबसे बड़ा ये है कि मैं अगर बहुत ज्यादा ब्रश काफी देर तक करूंगा या घिस के करूंगा, हुँ, काफी टाइम लगा के करूंगा, तो मेरे दांत ज्यादा साफ होंगे। ये हुँ। बिल्कुल गलत है। आपको ब्रशिंग का जो प्रॉपर मेथड है उससे ब्रश करना चाहिए। उसका प्रॉपर मेथड क्या है कि ब्रशिंग जो जब भी हम करें, यूजुअली लोग क्या करते हैं कि दांतों को घिसना चाहते हैं, घिसते हुँ, हैं आगे पीछे, लेकिन ब्रशिंग का ये मेथड नहीं है। ब्रशिंग हमेशा एक सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए, लाइक अप एंड डाउन इन सर्कुलर मोशन, लाइक दिस हुँ, और लाइक दिस। हुँ। ये बिल्कुल आइडियल मेथड, ना कि दिस। ओके। ठीक है, ये सबसे बड़ा लोगों में इसके बारे में नॉलेज गलत है, ज्ञान ही नहीं है कि ब्रशिंग करने कैसे है। तो सर्कुलर मोशन में एट एन एंगल, अंदर के सरफेस पे दांतों के, बाहर के सरफेस पे। मोस्टली जो ब्रश आप यूज करो वो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स का करो, हुँ, मुलायम ब्रश यूज करो। बिकॉज जितना ज्यादा हार्ड ब्रश यूज करोगे आप, जितना हुँ। करेक्ट। तो उतना ही आपके दांतों पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं हुँ। एज कंपेयर टू उसका फायदा होने के। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि कई लोग होते हैं उनके ब्रशेज़ मतलब बिल्कुल ब्रिसल्स एकदम ऐसे ही हो ऐसे जाते हो हैं, जाते फ्लावर हैं, बन जाता है फ्लावर एकदम बन उनका, जाते हैं, वो तब तक उस चीज़ को यूज़ करते यूज रहते हैं। करते रहते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा घिसने से कभी दांत नहीं साफ होते। हुँ, उसको प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर मेथड से, जो मैंने भी बताया, यूजुअली इसको अगर एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो 45 डिग्री के एंगल पे हुँ। एट द जॉइंट ऑफ गम्स एंड टीथ, दो दांतों का और मसूड़ा का जॉइंट है, वहां से एक सर्कुलर मोशन बनाते हुए आपको सफाई करनी है 45 ओके, डिग्री के एंगल पे। ओके। बस आप इसको अगर इसी को ढंग से करें तो इससे ही आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। बिकॉज आपने अगर देखा हो तो बहुत ज्यादा जो हार्ड ब्रश यूज करते हैं, काफी टाइम तक यूज करते हैं, जी। तो उनके क्या है, दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, हुँ, उनमें कट्स पड़ जाते हैं, बाद करेक्ट। में वो सेंसिटिविटी
टू कोल्ड एंड हीट एंड मीठा लगने की झंझनाहट जो आप देखते हो, वो बहुत ज्यादा लोगों में समस्या एसी की वजह से आती है। सेकंड चीज है, लोग क्या करते हैं कि ब्रश लिया, अखबार पढ़ने बैठ के साथ में ब्रश चल रहा है, या फिर फोन लिया, ब्रश लिया और साथ में बैठ गए, उसमें उनको टाइम का ही नहीं पता रहता है। यूजुअली जो आइडियल टाइम है ब्रशिंग के लिए वो 2 से 3 मिनट है, नॉट मोर देन दैट। 2 से 3 मिनट से ऊपर आप कभी ब्रश ना करें। 2 टाइम ब्रशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग एंड आफ्टर योर डिनर। जब आप उसके बाद कुछ खा पी नहीं रहे तो रात को सोने से पहले आपने ब्रश जरूर करके सोना है, क्योंकि आपका मोस्टली खाना रात को दांतों में फंसता है और सड़न क्रिएट करता है। ठीक है, तो मोस्टली आपको सुबह और शाम का ब्रश 2 टाइम जरूर करना है। तीसरा मिथ में अगर बात करूं, कई लोग कहते हैं कि हमने ब्रशिंग शुरू करी जी, ब्रशिंग करते करते ना कुछ दिनों बाद ना दांतों में से खून आना शुरू हो गया, मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया, और वो ब्रशिंग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ब्रश करने से तो खून आता है। ये बिल्कुल गलत है, एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी अवधारणा गलत है ये। क्योंकि ब्रशिंग करने से आपका जो दांतों के बीच में और मसूड़ों पे प्लाक एक्यूमुलेशन होता है, एक तरह की मैल लगा लीजिए आप, कि वो एक्यूमुलेट होती है, वो इकट्ठी होती है। उसको अगर आप प्रॉपर क्लीन नहीं करोगे तो आपकी ब्लीडिंग या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। बट अगर आप ब्रश ही करना छोड़ दोगे तो वो एक्यूमुलेशन बहुत एक्सटेंड तक बढ़ जाएगी, और फिर वो आपको मसूड़ों की फर्दर प्रॉब्लम, दांतों में कैविटी, ये प्रॉब्लम और शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि मसूड़ों से खून आ रहा है और वो ब्रशिंग करने से बढ़ रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को या अपने नियर बाय जो डेंटल डॉक्टर है उसको जरूर दिखाएं, ताकि आप उस समस्या से निजात पा सकें। तीसरा, लोगों में ब्रश, कई लोगों को मैंने देखा एक साइकिक बन जाती है, मेंटली लेवल पे ही वो लोग ऐसा हो जाता है एक तरीके से उन्हें, कि मैं तो बस दांतों को चमका दूं। ऐसा नहीं होता। आप जितना ज्यादा दांतों को घिसेंगे वो अपना नुकसान दे। आपको आइडियली एक ब्रश 2.5 से 3 महीने बाद चेंज करना चाहिए, नॉट बहुत जल्दी, कि कई लोग 15 दिन में, 20 दिन में ब्रश चेंज ही कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। और जैसे एक चीज और होती है कि जैसे पेस्ट को लेकर होता है, टूथपेस्ट को लेकर, तो कई पेस्ट होती हैं जो सिर्फ कई लोग करते हैं सिर्फ झाग बनाने के लिए, कि हाँ जी उसमें अच्छी झाग बन रही थी, यानी हमारे दांत साफ हो रहे हैं, जितना ज्यादा झाग बनेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या ये चीज सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांतों का जो साफ होना है, मोस्टली मैंने आपको अभी बताया, दैट मोस्टली डिपेंड्स ऑन योर ब्रशिंग टेक्निक। टूथपेस्ट मोस्टली जो टूथपेस्ट है, अगर आप उनका इंग्रेडिएंट देखोगे, उनमें एक केमिकल मिलेगा आपको, सोडियम लॉरियल सल्फेट। करेक्ट। बेसिकली वो दैट इज नथिंग मोर देन दैट ए फोमिंग एजेंट। वो कुछ नहीं है, वो एक फोमिंग एजेंट है झाग बनाने के लिए। सेम एजेंट आपको आपकी शेविंग जेल्स में मिलेगा, आपके मल्टीपल जेल्स जो जिनमें फोमिंग का इफेक्ट आता है, वो कंटेंट आपको वहां मिलेगा, सोडियम लॉरियल सल्फेट। वो फोमिंग एजेंट है। आप बाजार में बहुत सारे टूथपेस्ट हैं जो विदाउट सोडियम लॉरियल सल्फेट भी अवेलेबल हैं, विदाउट फोमिंग एजेंट्स। ऐसा नहीं है कि फोमिंग बहुत ज्यादा होगी तो दांत बहुत जल्दी साफ होंगे या ज्यादा साफ होंगे, ऐसा नहीं है। ब्रशिंग आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। टूथपेस्ट मोस्टली आप डिपेंड करता है कि आपकी पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो मैं रेकमेंड करता हूँ, आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करने चाहिए। फ्लोरीन जो है हमारे दांतों में एज ए एंटी कैविटी इफेक्ट देता है, कि दांतों में सड़न पैदा नहीं होने देता, क्योंकि फ्लोराइड हमारे दांतों के साथ कंबाइन करके एक हार्ड सबस्ट्रेट बना देता है, जिससे दांतों में सड़न बहुत कम और बहुत कम और बहुत स्लोली डेवलप होती है। तो मोस्टली यंग एडल्ट्स में मैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे शुड यूज अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। सेकेंड, कई लोगों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है, दे कैन यूज सेंसिटिव टूथपेस्ट। लाइक आपने एक ब्रांड नेम सुना होगा, सेंसोडाइन, राइट? ठीक है, तो सेंसोडाइन है, और भी मल्टीपल ब्रांड्स है जो सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट बना रहे हैं और अच्छे हैं। उनमें मेनली आपका जो है पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलता है। तीसरे जो टूथपेस्ट की कैटेगरी मैं बताऊं, वो है आपके गम्स के लिए, मसूड़ों के लिए, कि मसूड़ों से ब्लीडिंग आ रही है या कुछ है, उनमें आपको जो मोस्टली कंटेंट मिलेगा दैट इज ट्राइकोलोसन। ओके, तो ट्राइकोलोसन क्या चीज करता है? ये एक्चुअली आपके जो ब्लीडिंग कभी भी कब आएगी, जब
कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन को अगर मैं समझाऊं, आपको कहीं पे भी चोट लगती है तो आप अचानक से नोटिस करोगे वहां पे रेडनेस आ जाती है। राइट। दीज आर इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं। ओके। तो दीज आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो जहां पे भी मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन है वहां से ब्लीडिंग होगी होगी। तो ट्राइक्लोसन क्या है, उस ब्लीडिंग को काम डाउन करता है या उस ब्लीडिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। ओके। तो ये आपका तीसरा है। चौथा जो अगर कैटेगरी में बताऊं जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे हिसाब से आज के टाइम में है, अकॉर्डिंग टू आवर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के लिए टूथपेस्ट अलग होते हैं। मोस्टली लोग क्या अपने एडल्ट वाले टूथपेस्ट ही यूज करा रहे होते हैं बच्चों को। करेक्ट, बिल्कुल। बट बच्चों के टूथपेस्ट टोटली अलग हैं, उनका कंटेंट अलग है और वो जो है आपको बहुत कम मात्रा में बच्चों को देना चाहिए। जो अकॉर्डिंग टू एडीए अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है बिलो द 3 इयर्स जो टूथपेस्ट यूज करना चाहिए बच्चों को देना चाहिए, दैट इज नियर अराउंड जो आपके चावल का दाना होता है, नॉट मोर देन दैट। उसके जितना ही टूथपेस्ट आपको बच्चे को देना चाहिए फॉर द ब्रशिंग। अबाउ 3 इयर्स जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं उनको मटर के दाने जितना आप टूथपेस्ट दें। और जो बच्चों के टूथपेस्ट का फ्लोरीन कंटेंट होता है, जो मैंने फ्लोरिडेटेड बताया, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अडल्ट्स। ओके। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट दे सकते हैं बट उसका जो परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन है वो कम रहता है। तो बच्चों के टूथपेस्ट अप टू 12 इयर्स दीज शुड बी यूज्ड, जो बच्चों के अलग से आते तो हैं। जो आपने कंपोनेंट बताया, केमिकल कंपोनेंट बता रहे हैं फ्लोरीन वाला, ये अगर ज्यादा हो और हम बच्चों को देते हैं तो हाँ, इसका क्या साइड इफेक्ट इसका पड़ता है? साइड इफेक्ट है कि आपने बच्चों में फ्लोरोसिस की बीमारी हो सकती है, क्योंकि बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, टूथपेस्ट को इनगल्फ करना शुरू कर लेते निगल जाते हैं, हैं निगल उससे। जाते हैं। तो फ्लोरोसिस में होगा क्या, फ्लोरोसिस नॉट ओनली ऑफ टीथ बट बोन्स में भी फ्लोरोसिस हो सकता है। तो ओके। वो फ्लोरीन जो है हमारी बोन्स तक को इफेक्ट कर सकता है अगर बच्चों को हाई कंटेंट ऑफ फ्लोरीन देखें। अगर हम बात करें एक जनरलाइज्ड, मैं आपको अपनी बेल्ट की बात बताता हूँ। हमारे कैथल एरिया में पानी, कैथल जो बेल्ट है वहां पे कुछ कुछ गांव में, कुछ एरिया में पानी के अंदर फ्लोरीन की मात्रा ही बहुत ज्यादा है। ओके। तो अगर आप वहां पे कभी किसी से मिले, वहां नोटिस करें दांतों में एक पीलापन और एक लाइंस डेवलप हो जाती है उन लोगों के दांतों में। दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन। ओह, ऑलराइट। जी। तो इसी वजह से बच्चों को लेस कंटेंट का फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट हम्म। देना चाहिए। और एडल्ट्स में जो रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है आप उस पर कभी कर सकते हैं। तो ये तीन चार ऑलराइट। कैटेगरी के हैं जो मोस्टली टूथपेस्ट हमारे आते हैं। हाँ, अब कुछ नए टूथपेस्ट जो आयुर्वेदिक बोलते हैं कि हम लोग आयुर्वेदिक हैं, इनमें केमिकल्स नहीं है या कुछ भी है, तो बेसिकली वो टूथपेस्ट क्या है, उनमें इसेंशियल्स ऑयल आपने सुना होगा। जी। इसेंशियल ऑयल्स के वो टूथपेस्ट बनते हैं और वो भी आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके। चलो, ये बात तो हो गई कि हम लोग जो मतलब नॉर्मल जनता है वो कैसे ब्रशिंग कर सकती है और अपने अपने दांतों का ख्याल रख सकती है। बट जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, जी। ठीक है, कोई आपके पास आया और उन्होंने कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई केस जो आपके साथ आपके सामने आया हो, जो बहुत ही ज्यादा सिवियर हो, जो आपको लगे कि ये तो एक्सट्रीम चीज है, आपने भी फर्स्ट टाइम देखी हो, तो ऐसा कोई केस के बारे में आप बता सकते हैं? नहीं, एक्सट्रीम तो एज सच नहीं, कि केसेस मोस्टली जो हैं जनरलाइज्ड ही होते हैं। एक्सट्रीम नहीं, बट मैं इसमें ना आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ या लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ इसके लिए। दैट इज अबाउट द चाइल्ड डेंटल केयर। आजकल हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा रिफाइंड खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, आपके चॉकलेट्स, कैंडीज इतना ज्यादा यूज हो रहा है। उसकी वजह से स्पेशली पता नहीं पेरेंट्स में एजुकेशन नहीं है इसको लेके या पेरेंट्स की नेग्लिजेंस है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों के टीथ बड़े जल्दी खराब हो रहे हैं। हम्म। मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि दूध के, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि दूध के दांत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि दूध के दांत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर वो ढंग से नहीं आपके रहे या आपके जल्दी खराब हो गए, तो जो परमानेंट आपके टीथ आने हैं, जो लगभग आपकी सारी उम्र आप जिन दांतों ने आपको काम देना है, परमानेंट टीथ आने हैं, वो छठे 6 इयर्स का जब भी कोई बच्चा होता है या 6 साल का होता है तब से आने शुरू होते हैं। और वो उससे पहले ही दूध के दांत खराब हो जाते हैं, तो उन दांतों के लिए ना तो स्पेस बचता है, ना ही हमारी जो जॉ बोन है, जो जबड़े की हड्डी है, उसकी डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाती, हम्म। बच्चे की स्पीच नहीं ढंग से डेवलप हो पाती। ऑलराइट। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं पीडियाट्रिक टीथ प्रॉब्लम्स की वजह से शुरू हो सकती हैं। हम्म। तो
मोस्टली लोगों को मैं बड़ा आपको एनकरेज भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, है ना? एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप बच्चों के डेंटल हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान दें। बच्चे के बर्थडे पे आप बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, केक खिलाते हैं, सब कुछ है। बट उसके साथ ना उसके बर्थडे पे एक गिफ्ट कर दो कि उसको एवरी बर्थडे एक डेंटिस्ट पे आप रेगुलर बेसिस पे एक चेकअप कराना शुरू कर दो। आप उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दोगे एज़ अ डेंटल प्रॉब्लम्स को उससे बचा के। करेक्ट। ठीक है? तो आप रेगुलर बेसिस पे उसको डेंटिस्ट को दिखाओ हर बर्थडे पे, जहाँ उसकी इनिशिएट हो रही है कैविटीज़ मिल्क टीथ में, तो उनको टाइम से फिलिंग करा लो क्योंकि मिल्क टीथ भी जो है हमें 12 साल की एज तक चाहिए होते हैं ताकि जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाए, उनको स्पेस मिल जाए। अदरवाइज़ आपने बहुत बच्चों में देख रहा होगा आजकल ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि ब्रेसेस बहुत लग रहे हैं बच्चों को। राइट, बहुत बहुत ज्यादा। वो रीज़न यही है कि हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है मिल्क टीथ की या मिल्क टीथ जल्दी खराब हो रहे हैं, तो उसकी वजह से दांतों को परमानेंट टीथ को जगह नहीं मिलती, जॉ बोन डेवलप नहीं हो पा रही है और दांत आगे पीछे टेढ़े-मेढ़े आ रहे हैं और फिर लोग वो ब्रेसेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप ये इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्टिंग पे ही इसको देख लें, तो बच्चों को बहुत डेंटल प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। ठीक है? दूसरा बच्चों को एनकरेज करें, अभी से एक हैबिट डेवलप कर दें। आप साथ में खड़े हों बच्चों को बिकॉज़ बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। करेक्ट। तो वो अगर आप एज़ अ रोल मॉडल उनके साथ खड़े होंगे, उनका एनकरेज करेंगे कि सुबह भी आप उनके साथ ब्रश कर रहे हो, शाम को भी ब्रश कर रहे हो। तो बच्चा में भी वो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, एक डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा कि 2 टाइम्स ब्रश करना है, 2 टाइम आपको मेंटेन करना है अपने दांतों को। आफ्टर एवरी मील उसको हैबिट डालो कि आप एटलीस्ट कुल्ला तो करो। मैं इसी चीज पे आने लगा था कि हम डेली लाइफ में और कौन सी चीजें कर सकते हैं, जैसे फ्लॉसिंग होती है या कुल्ला करना हो गया। इसमें मैं वो एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ। हमारी इंडियन पॉपुलेशन में एक फ्लॉसिंग का कांसेप्ट अभी भी नहीं है। बड़े सिटीज़ में कुछ लोग कर रहे हैं बट गाँव में या हमारा जो लोकल है, लोगों में इस चीज़ का कांसेप्ट है ही नहीं फ्लॉसिंग का। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ब्रशिंग से सिर्फ हम 60% तक क्लीनिंग कर सकते हैं अपने दाँतों की। जो 40% पेंडिंग है, दाँतों के बीच में खाना चिपक रहा है या दाँतों के बीच में खाना रह जा रहा है, सड़ रहा है, वो सिर्फ फ्लॉसिंग से ही क्लीन हो सकता है और किसी मेथड से नहीं हो सकता। फ्लॉसिंग को अगर मैं लेमैन या आपकी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, तो फ्लॉसिंग क्या होता है? एक धागा होता है। ओके। बेसिकली धागा भी नहीं, वो एक प्लास्टिक थ्रेड होता है। स्पेशली उसको कोटिंग रहती है वैक्स की और उसके हम उसको धागे को अपनी आप 2 फिंगर्स में टाइट कर सकते हो या फिर उसके आप होल्डर्स आते हैं, उसके अंदर ग्रिप करके इन बिटवीन द टीथ आपको वो ले जाके क्लीन करना होता है। ओके। उससे जो दांतों के बीच में खाना फँस रहा है, वो क्लीन हो जाएगा आपका। दांतों में प्लाक नहीं एक्युमुलेट होगा बीच में। दांतों में कोई सड़न पैदा हो रही है, वो सड़न नहीं पैदा होगी। ऑलराइट। सो फ्लोसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्लोसिंग को भी इनकॉर्पोरेट करें अपनी डेंटल हाइजीन कंसेप्ट के अंदर। अपनी डेंटल हाइजीन में रेगुलर बेसिस में उसको यूज करना शुरू करें। चलिए, ये बात तो हमने करी छोटे बच्चों की कि वो तो अपने पेरेंट्स को देख के चीज देख के समझ जाएंगे, वो कर लेंगे कॉपी उस चीज को। बट जो थोड़ी बड़ी एज के, फॉर एग्जांपल अपने टीन एज में या 20 से थोड़े से ऊपर है, वो अपनी ओरल हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, क्यों? इसलिए मेरे दिमाग में सवाल इसलिए आया क्योंकि मैं बहुत सारे केसेस ये देखता हूँ कि उनकी ओरल हेल्थ, उनके जब अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हैं तो कई प्रॉब्लम्स उनको इंटीमेट होने पर भी हो जाती हैं थ्रू ओरल, जब वो इंटीमेट होते हैं तब। सो उससे आप कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो फैलती हैं या फिर क्या चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैं देखो ओरल अगर आप ओरल कैविटी या मुंह की हम बात करें, अकेले दांत नहीं है, उसके अंदर हमारा सलाइवा भी है। ओके। ठीक है, सलाइवा कंटेंट के थ्रू भी बहुत सारी डिजीज जो है स्प्रेड हो सकती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस इज मेनली स्प्रेड बाय दिस यू इज हेपेटाइटिस का जो वायरस है मोस्टली अवेलेबल रहता है आपके सलाइवा सेक्रेशंस के अंदर। ओके। तो ये आपका स्प्रेड हो सकता है इफ यू डोंट नो कि आप वेदर आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस है कि नहीं है, या कोई भी वायरल डिजीज जैसे हार्पिस वायरस है, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, ये भी आपका स्प्रेड हो सकता है थ्रू द सलाइवा सेक्रेशंस। ओके। बट ये एक जनरल डिजीज है, वो फैल सकती हैं थ्रू योर ओरल। बट हाँ, अगर आप ये बात करो कि किसी को कैविटी है
और किसी के ब्लीडिंग गम्स है उससे दूसरे को ब्लीडिंग गम्स या उसका नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी होता। बट हाँ, कोई जनरल डिजीज है तो वो जरूर स्प्रेड कर स्प्रेड सकती हो है वायरल सकती है। डिजीज थ्रू द सलाइवा। मैंने कई केसेस ये भी सुने हैं कि जब बहुत छोटी एज के जब बच्चे होते ही हैं तब उन्हें चूमना भी नहीं चाहिए, उन्हें किस भी नहीं हाँ करना चाहिए। हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है बिकॉज हमारी ओरल कैविटी में ना बहुत सारे बैक्टीरिया जो है रहते हैं, ठीक है। तो अगर उसका आप बच्चे को, बच्चा क्या है बिल्कुल एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से, एक मदर के वूम्ब से बाहर आया और आप उसको चूमोगे तो आप उसको वो बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हो। तो बेटर टू अवॉइड बच्चे को बार बार किस करना या छोटे बच्चों को टच करना, ऐसे अवॉइड करना चाहिए टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके ओके। ऐसे और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब जब आपके पास कोई पेशेंट्स आते हैं, तो वो आपको ऐसी कौन सी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो मतलब नॉर्मली नहीं होती है, या कोई ऐसी कोई रेयर चीज़ हो, कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगा हो कि हाँ, ये अलग ही चीज़ सुनी है आपने भी पहली बार, ऐसा कुछ हो कभी? ऐसा तो नहीं है बट हाँ, लोगों में जैसे मैं बात करूं, लोग ना अवेयर होते भी हैं और होके भी ना अनजान हो जाते हैं। मेरे पीछे एक पेरेंट आए बच्चे को लेके। बच्चा था अराउंड 9 या 10 साल का और वो स्टिल अभी भी उसको, बच्चे का हैबिट क्या थी, थंब सकिंग की। वो ओके, अंगूठा चूस रहा था। अच्छा। ऐसे ही मेरे पास एक बच्चा आया था, उसका भी ट्रीटमेंट करंट में मेरे पास चल रहा है। तो बच्चा नहीं, मैं एडल्ट है, ही इज अराउंड 26-27, वो स्टिल ऑलराइट, अभी भी थंब सकिंग करता है। तो वाओ! ये कई सिनेरियोस, कुछ केसेस हैं जो ओके, बड़े हैं। बट इसमें ना आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं थंब सकिंग के ऊपर। इनिशियली बच्चा क्या करता है कि जब बच्चे को टीथिंग हो रही होती है, बच्चा इरिटेट हो रहा होता है, उसके हुँ, गम्स में इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसके लिए या कोई नीड के उसमें साइकोलॉजिकल नीड्स बन जाती है तो बच्चा थंब सकिंग करने लगता है। बट उसको आप इवेंचुअली विद टाइम ना बच्चों को लिमिट करा देते हैं, हम लोग उसको एज अ हुँ, पेरेंट हम लोग उसको हटवा देते हैं। करेक्ट, बच्चे का ध्यान कहीं और ले जाके, या बच्चे राइट, को जो साइकोलॉजिकल फियर है या कोई ट्रॉमा है हुँ, उसको दूर करके हम उसको दूर कर सकते हैं। राइट, बट एट दिस एज कि 8-9 साल का बच्चा भी थंब सकिंग कर रहा है हुँ। और 30 साल 26 साल का ये तो मैंने लड़का भी। अभी बहुत मतलब पहली बार ये चीज़ सुनी है हम्म, कि भी 30 साल या 26 साल के बच्चे भी हाँ अभी तक कर हाँ रहे हैं। हाँ, वो ऑलराइट, ये नहीं है कि जब सोशल लोगों से मिले तब करें, नहीं, जब वो सोने जाते हैं रात को, ओके, सोते वक्त उनके मुंह में, अच्छा, हाँ, वो थंब सकिंग कर रहे होते हैं। ओके, तो अगर ऐसी कोई भी हैबिट बच्चे में डेवलप हो रही है हुँ, और हुँ, आप उसको एज अ पेरेंट नहीं ठीक करवा पा रहे, उसको, बच्चों को समझा नहीं हुँ, पा रहे, तो बेटर है आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को, डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। ओके। जी। तो जैसे ये तो आपने बताया कि आपके पास केसेज़ आते हैं, तो इनको ट्रीट करने के लिए आप कौन-कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं या फिर अब कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं? थोड़ा उनके बारे में प्लीज़ बताइए? हाँ, मैं जनरलाइज डेंटल प्रॉब्लम के बारे में पहले, सबसे पहले शुरू करता हूँ। देखिए, मैं अगर सम अप करूँ, एक लेमन लैंग्वेज में सम अप करूँ डेंटल प्रॉब्लम्स को लोगों के लिए, मैं लोगों को जनरल समझाता हूँ। जो जनरल प्रॉब्लम्स 3 लेवल पे हैं। अगर आपके दांत में स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि दांत सड़ना शुरू हुआ है, हुँ, हुँ, जस्ट आपको सड़ने पे सबसे पहली जो साइन सिम्टम क्या आएगा कि खाना फंसना शुरू हो जाता है। जी, जहाँ पे दांत सड़ेगा वहाँ पे खाना फंसना शुरू हो जाएगा या सेंसिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको कोल्ड की सेंसिटिविटी आएगी, हुँ, ठंडे की या नॉर्मल पानी लगना शुरू है, तो अच्छा, आप तुरंत डेंटिस्ट को दिखाओ। दैट इज ओके, योर फर्स्ट स्टेज ऑफ डेंटल प्रॉब्लम। हुँ, हुँ, आप पहली स्टेज पे दिखाओगे तो आपका डेंटिस्ट क्या करेगा, उस हिस्से को जहां सड़न है दांत हुँ, का, हुँ, वो हिस्सा क्लीन करके वहां पे फिलिंग्स करेगा। अच्छा, फिलिंग्स हमारी डिफरेंट टाइप्स की हैं। हुँ, कुछ टूथ कलर्ड फिलिंग है, कुछ नॉन टूथ कलर्ड फिलिंग्स है। जैसे ओके, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमने चांदी भरवा ली, हुँ, ठीक है। एक कंपोजिट फीलिंग्स होती है हमारी, ठीक है। हुँ, तो आप ये करा सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, फिर ओके, ठीक है। हुँ, हुँ, सेकंड क्या है, कई लोग, सेकंड जो स्टेज मेरे अकॉर्डिंग मैं लोगों को सम अप करने के लिए समझाता हूँ कि सेकंड स्टेज क्या है, जब दांत उस सड़न से कहीं ज्यादा बढ़ गया, जब आपने फर्स्ट स्टेज पे नहीं दिखाया, तो मूव ऑन हुँ, कर जाएगा सेकंड स्टेज पे। ओके, ठीक है, सेकंड स्टेज क्या है, हमारे ईच एंड एवरी टूथ के अंदर एक नर्व सेंसेशन रहती है, ठीक है, जिसे हमें गर्म ठंडा फील होता है। 32 टीथ्स हैं, 32 दांत है, तो 32 के अंदर 32 सेंसेशंस अलग अलग हैं, सबकी सेपरेट।
अच्छा। तो जब वो सडन वहां तक पहुंचती है, तब पेशेंट को पेन होना, हम्म। ठंडा गर्म लगना, हम्म। रात को स्पेशली पेन होना या सोते वक्त पेन होना, तो वो शो करता है कि दांत की जो आपका इन्फेक्शन है काफी इंक्रीज हो गया है। तो सेकेंड स्टेज में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। उन नर्व सेंसेशंस को हटा देते हैं, दांत को क्लीन कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्राउन या कैप दे दी जाती है, जिसको आपने सुना होगा कि हम कैप लगवाएं। जी। उस क्राउन कैप आरसीटी करने से आपका पेन बंद हो जाएगा। क्राउन कैप से उस दांत की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वो हार्ड जो भी आपका प्रेशर आएगा खाने की हार्ड चीजों का, वो बियर अप कर पाएगा। थर्ड स्टेज क्या है कि अगर रूट कैनाल के बावजूद भी दांत कहीं ज्यादा खराब हो गया, ज्यादा टूट गया, क्रैक हो गया, या आपके कोई इन्फ्लेमेशन या पस इतनी ज्यादा बन गई दांत के अंदर कि मुंह पे स्वेलिंग आ रखी है, हम्म। एब्सेस बहुत ज्यादा है, तब वो थर्ड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है डेंटल में, जनरल ट्रीटमेंट में, कि आप उस दांत को निकलवा लेंगे। सो अगर जनरल डेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये 3 स्टेजेस में ये कवर हो जाता है। अदरवाइज डेंटल प्रॉब्लम्स और इंक्रीज और चीजों की बात करें, कहीं ट्रॉमा की वजह से कोई फ्रैक्चर हो जाता है मुंह के अंदर। अब ओरल कंडीशंस ऐसी भी हैं कि कैंसर्स हो रहे हैं, ओरल कैंसर्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं आज के टाइम में। जो आपने अभी पूछा था कि वो मुंह के थ्रू क्या फैल सकता है, अगर ये वायरस है, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, एचपीवी वायरस एचपीवी है, वायरस, राइट। तो ये वायरस हमारे मुंह में कैंसर का एक कारण बनता है। ठीक है, अच्छा, अब लोगों की हैबिट्स के बारे में बात करें कि स्मोकिंग और अल्कोहल का जो बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकर्स हैं, तो अगर मैं अर्ली साइंस ऑफ आपको बताऊं, अर्ली साइंस ऑफ ओरल ओरल कैंसर्स, कैंसर। उसमें सबसे पहले आपके मुंह के अंदर पैचेस बनने शुरू होंगे। वो पैचेस रेड भी हो सकते हैं, ब्लैक भी पैचेस हो सकते हैं, व्हाइट पैचेस भी हो सकते हैं। तो मोस्टली स्मोकर्स में व्हाइट पैचेस और ब्लैक पैचेस मिलते हैं। तो ये पैचेस अगर आपके मुंह में बनने शुरू हो गए हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जो हैबिट आप कर रहे हो, जो तंबाकू का इस्तेमाल आप किसी भी रूम में कर रहे हो, आइदर स्मोकिंग या फिर आप कोई पान गुटखा इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपको हैबिट बंद करनी चाहिए। सेकंड साइन सिम्टम क्या आ सकता है ओरल कैंसर के लिए, कि आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन रहेगी। हर टाइम एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है पेशेंट को, कि मुंह के अंदर नॉर्मल नमक या मिर्ची जो दाल सब्जी में डाल रहे हो वो भी लग रहा है, पेशेंट से वो भी सहन नहीं हो रहा, तो वो भी एक साइन सिम्टम हो सकता है। गले में से कोई ब्लड आ रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, तो ये भी एक तीसरा साइन सिम्टम है आपके, कि आप में मुंह में कहीं ना कहीं कोई ओरल कैंसर या प्रॉब्लम है। चौथा, अगर साइन सिम्टम की बात करूं, किसी के मुंह में छाले 2 हफ्ते से ऊपर लगातार है, 2-3 हफ्ते से ऊपर लगातार छाले बन रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही, वो एक अर्ली साइन सिम्टम है ओरल कैंसर का। आप ये इसके अलावा आपके मुंह में या गर्दन के पार्ट पे कहीं पे कोई स्वेलिंग आपको लग रही है, जो विद टाइम इंक्रीज होती जा रही है, तो वो भी एक साइन सिम्टम हो सकता है ओरल कैंसर का। तो जितने भी ये अर्ली स्टेजेस हैं, आप इनको टाइम से अपने डेंटिस्ट को या कंसल्टिंग डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि आप उस सीवियरिटी से बच सकें उस प्रॉब्लम ओके। जैसे आपने अभी ट्रीटमेंट्स की तो बात आपने बताई जो हम ट्रेडिशनली चल रहे हैं जो की। उनसे, बट अभी जो एडवांसमेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एआई या फिर बाकी जो हमारे पास और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसमें कैसी एडवांसमेंट है डेंटिस्ट इसके अंदर फील्ड में? हाँ, एडवांसमेंट्स, देखो एआई का अभी डेंटल में तो कुछ ऐसा एज सच नहीं है, बट हाँ, आप ट्रीटमेंट वाइज जो मैं बताऊं, तो पहले बात तो लोगों में जो फोबिया है ना कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा स्केरी है या बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो आप लोग अब भूल जाइए, बिकॉज 21st सेंचुरी है। तो अभी डेंटल टेक्निक्स, आपके डेंटिस्ट इतने वेल ट्रेन्ड, इतने एजुकेटेड और इतनी अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट अब मोस्टली पेनलेस हो चुके हैं। सबसे पहला तो जो लोगों में रहता है ये निकाल दीजिए। सेकंड जो है, अभी फिलिंग्स जो आ रही है, टूथ कलर्ड फिलिंग्स आ रही हैं, एस्थेटिक फिलिंग्स आ रही हैं, तो वो बहुत एडवांस और अच्छी फिलिंग्स है। लोगों में यूजुअली ये रहता है कि हमने फिलिंग कराई और कुछ दिन बाद निकल गई, ऐसा नहीं है। अब फीलिंग्स बहुत अच्छी आ गई, आपके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं करने वाले, तो आप वो चीजें मटेरियल वाइज बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हैं डेंटल मटेरियल्स में और डेंटल टेक्निक्स में।
ठीक है। दूसरा, आपके डेंटल एडवांसमेंट, जैसे पहले मुंह के अंदर किसी के कोई भी टीथ नहीं था, तो उनके पास ऑप्शन रह के सिर्फ एक ही रह जाता कि हमें डेंचर्स लगवाने हैं, जिसको बोल रहे जबाड़ा लगवाना है, कि बस वही ऑप्शन है। लेकिन अब फिक्स डेंचर्स आ गए विद द हेल्प ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। वो एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है, आज के टाइम में बहुत लोग यूज कर रहे हैं उसका, कि अगर आपके मुंह में कोई भी टीथ नहीं रहा तब भी आप फिक्स दांत लगवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स। ओके। और वो लाइफ बहुत लॉन्ग लास्टिंग चीज है। तो आप वो एक बहुत अच्छे एडवांसमेंट है डेंटल ट्रीटमेंट्स में। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं एडवांसमेंट्स की, तो आपके इंट्राओरल स्कैनर्स आ चुके हैं। ओके। वो क्या चीज करते हैं? इंट्राओरल स्कैनर्स में बेसिकली क्या है कि आपका अगर दांत में कोई भी, हम क्या है कि टूथ प्रिपरेशन करते हैं या डेंटल इम्प्लांट कर रहे हैं, तो हम उसके इम्प्रेशंस पहले कस्टमाइज ट्रे से लेते थे, या प्री फैब्रिकेटेड ट्रेज होती हैं जिस इम्प्रेशन लेने के लिए। इंट्राओरल स्कैनर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंट्राओरल स्कैनर्स के थ्रू जस्ट मुंह को स्कैन करेंगे, वो इम्प्रेशन डायरेक्ट थ्रू योर इंट्राओरल स्कैनर आपकी लैब पे चला जाता है, जहां पे आपके टूथ का फॉर्मेशन या टूथ फैब्रिकेट होना है, आपका नया जो कैप मतलब बननी उसको है, स्कैन करने के बाद वो डाटा सारा सारा स्टोर हो जाता है एक जगह पे जाके लैब में, और वहां से हमारे पास 3D प्रिंटेड आती है। 3D प्रिंटेड, 3D वो प्रिंटेड प्रिंटिंग होता वहां है। पे 3D प्रिंटिंग ओके। होगी। उसमें हमें आपके मुंह के अंदर कोई इंप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की। दिस इज द एडवांसमेंट। नेक्स्ट ये है कि पहले हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए हम ब्रेसेस लगाते थे लोगों, बच्चों में आपने देखा, अभी भी लगा रहे हैं, बट अभी नई एडवांसमेंट ये आ गई कि हम जस्ट स्कैन करते हैं आपका, और उस डाटाबेस को लेके आपका एक ट्रीटमेंट प्लान ऑलरेडी तैयार कर लेते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर्स और थ्रू डाटाबेस। उस ट्रीटमेंट प्लान को लेके हम आपको एडवांस में दिखा देते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट आपका ये रहने वाला, पोस्ट ट्रीटमेंट आपका ये रहने वाला है। और उसमें अलाइनर्स आपके हम तैयार करके देते हैं, नियर अराउंड 1.5 से 2 साल जो भी ट्रीटमेंट है उसके अलाइनर्स ऑलरेडी बना के दे देते हैं, ताकि आप यहाँ से जाके कहीं पे भी ट्रीटमेंट करा रहे हो, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, या अगर आप आउट ऑफ द कंट्री भी चले गए, आपको जस्ट वो अलाइनर्स लेके जाने, वो पुट ऑन करने हैं, और वो 1.5 से 2 साल अपने रेगुलर बेसिस पे डालने, आपका डेंटल ट्रीटमेंट अपने आप से वो कंप्लीट होता चला जाता है। ओके। जैसे आपने ये चीज बताई नहीं, अब ये बहुत हाइजीन भी ज्यादा इसमें हो गया है, मतलब बहुत हाइजीनिक हो गया है अभी वाला प्रोसेस ये वाला। टाइम सेविंग हो गया है, लोगों के लिए ट्रबलसम सा नहीं रहा, लोगों को मतलब हेक्टिक प्रोसीजर्स नहीं रहे उसमें काफी ज्यादा। सही है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को अगर हम कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं, तो आप क्या कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप देना चाहेंगे इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंटिस्ट से डरना नहीं। वो आपका फ्रेंड है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, सेकंड, रेगुलर बेसिस पे चेकअप्स आप अपना नहीं करा रहे, एटलीस्ट बच्चों के लिए तो थोड़ा सा आप एजुकेटेड रहे, एनकरेज्ड रहे, कि उनके हर बर्थडे पे, और कुछ नहीं, एक रिमाइंडर देना है बस, उनके हर बर्थडे पे गिफ्ट देना है कि एक डेंटिस्ट पे चेकअप कराना है। उससे बच्चे का जो एक फोबिया, बच्चे का भी फोबिया खत्म होगा, और वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए डेंटल प्रॉब्लम से वो बचे रहेगा। करेक्ट। थर्ड, कोई भी अर्ली साइन सिम्टम्स आए, आपको मुंह में कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट होती दिखे, तो आप उसको ये ना करके कि ये चलो हल्का है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको तुरंत अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाएं। अपने ब्रशिंग टेक्निक्स को ठीक रखें, अपनी डाइट पे जरूर ध्यान दें। डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाइट में आप कैल्शियम और कैल्शियम कंटेंट वाले जो प्रोडक्ट्स है उसको ज्यादा यूज करो, जैसे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स है, दही है, चीज है, योगर्ट है, इनका यूज रेगुलर बेसिस, क्योंकि इनमें कैल्शियम कंटेंट काफी हाई रहता है। बट कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो फिर वो किस चीज का यूज कर सकते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए भी अगर कैल्शियम की बात करें, तो लैक्टोज फ्री भी आजकल आपने सुना है कि कई डेयरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी कई लोगों में हो रही है, उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करा के आप डेंटल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बिकॉज विटामिन डी की वजह से भी आपके टीथ जो है ऑन द टाइम बेसिस कमजोर होते चले जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत आप रेगुलर बेसिस पे यूज करें, उससे आपका सलाइवा की प्रोडक्शन बहुत हाई रहती है, और आपका मुंह जो है मोस्टली बैक्टीरिया फ्री रहता है, क्लीन रहता है आपका, दांतों में सड़न नहीं पैदा होती। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मील है उसको कम करें।
लोगों में कहीं है कि अभी कुछ खाया, घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, उस हैबिट से बचे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे कुछ भी खाते रहेंगे, तो मुँह में आपके जो है एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जो दाँत का हेल्दी प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल, वो बड़ी जल्दी आपका खत्म हो जाती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे खाते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मील हाई रहेगी। तो इसको आपने कुछ भी खाया एटलीस्ट 3 टू 4 आवर्स या 6 आवर्स तक आपको दोबारा कुछ खाना इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके। हाँ, एसिडिक बेवरेजेस हो गए जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक हैं, तो इनको कम से कम यूज़ करें। ज़्यादा कंटेंट ऑफ वाइन हो गया, कॉफ़ी, इन चीज़ों को अवॉइड करें या फ्रीक्वेंसी इनकी काफ़ी कम रखें। तो इससे भी आपका जो है इनेमल आपका खराब हो जाता है दाँतों का, और दाँतों में कैविटीज़ बनना जल्दी शुरू हो जाती हैं। बच्चों में कैंडीज़ हैं, चिप्स हैं, तो इनको बच्चों को एनकरेज करें कि वो कम से कम यूज़ करें। देखो हटने तो वाला कोई नहीं है, बट हाँ, कम से कम यूज़ करें, उसकी फ्रीक्वेंसी को राइट, करेक्ट, बिल्कुल। जी। ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग इनसाइट्स। आपने इतना अच्छा हमें बताया, इतनी अच्छी अवेयरनेस दी आपने सब चीज़ों को लेकर, एंड कैसे हम ओरल हेल्थ को अच्छा रख अच्छा रख सकते हैं। सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।